Good morning, students. Welcome to Learners Academy. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, प्रगति। घर से देख के आयो थोड़ा मिसलेनियस को, कल कहा था थोड़ा सा देख के आना। नो बोलो बच्चों, मैं तो करवा ही दूंगा, लेकिन when will you start doing? And things will not change until you start doing, until and unless you start doing on your own. भाई कोई डाउट आती है तो हम बैठे हैं, बट अगर चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है तो यू शुड हैव डन ना क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस। एनीवेज, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड तक कल कर लिए थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। इजी क्वेश्चन है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कुछ इस तरह का अपवर्ड पैराबोला होगा, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। आपको ऐसी एक नॉर्मल बनानी है, इस पर ऐसी एक नॉर्मल बनानी है जो कि इस पॉइंट से पास होती है, which passes through the point 1, 2. Find the equation of the normal to the curve which passes through the point 1, 2. अब देखो यहाँ पे दो बातें। डाउट ये होता है कि देखो, जब मैंने ये कर्व बनाया, मान लो मैंने ये नॉर्मल बना दी, तो एक तो है कि ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल इस पॉइंट से गुजर रही है। हाँ, तो ये पॉइंट इस कर्व पर है या कर्व के बाहर कहीं है। ठीक है, दो बातें हो सकती है ना। विच पासेस थ्रू द पॉइंट, भाई नॉर्मल जो है इस पॉइंट से पास होगी, नॉर्मल लाइन जो है वो इस पॉइंट से, भाई टेंजेंट यूं होती है, नॉर्मल यूं होती है। अब ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है इसी पॉइंट पे बनेगा। हाँ, ये पॉइंट इस पॉइंट पे भी बन सकता है ऐसे नॉर्मल, भाई टेंजेंट यू बनाती है, नॉर्मल यूं भी बन सकता है। टेंजेंट यू बन गया तो ये नॉर्मल यूं भी बन सकता है। अभी तक मुझे पता नहीं नॉर्मल कैसे बनेगा, तो एक तरीके से जनरल मैंने मान लिया कि नॉर्मल ऐसे बन रहा है। तो अब ये पॉइंट जो है 1,2, ये कर्व पर भी हो सकता है यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, और हो सकता है कि ये कहीं बाहर हो कर्व के। तो कभी भी ऐसा डाउट क्रिएट हो, जैसे क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है कि ये पॉइंट किस पे लाई करता है या नहीं लाई करता है, तो हम हमारे कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं। 1,2 को इसमें पुटअप करके देखो, सेटिस्फाई हो रहा है क्या कर्व पे। तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8 हो रहा है क्या सेटिस्फाई? नो। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कर्व पे तो कहीं नहीं है, ये पॉइंट कर्व पे तो कहीं नहीं है, ये कर्व के बाहर, मतलब ये नॉर्मल इससे पास हो रही है। नॉर्म ये हो सकता है पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है पॉइंट, ये पॉइंट बाहर कहीं है, ये पॉइंट कर्व पे नहीं, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिर मानना पड़ेगा हमको। तो सपोज करो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया x1 y1, एक और कुछ भी जैसा कल मान रहे थे अपन h, k, वो भी आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या मान लिया, हेयर द गिवन कर्व इज, हेयर द गिवन कर्व इज, गिवन कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। तो जैसे अपने को गिवन कर्व मिल चुका है, स्ट्रेट अवे अपन क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव भी यहीं पे निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्या निकलेगा 2x, और 4y का क्या निकलेगा 4 dy/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू हो गई 2x/4, दैट इज x/2। ठीक है, अब इस कर्व से एक नॉर्मल पास हो रही है, तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं अपन, कुछ भी x1 y1 मान लेते हैं, h के x1 y1 मान लेते हैं, चलो है ना। तो नाउ लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या लेट द नॉर्मल टू दिस कर्व, नॉर्मल टू दिस कर्व, ठीक है ना, intersects the curve, intersects the curve at x1, y1। ये हमने मान लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं अपन,
स्लोप ऑफ नॉर्मल अपन निकालते हैं। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, इसको अपन शॉर्ट में क्या एम एन डी लिखते हैं। वो कैसे निकलता है, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1, x1 कोमा y1 पे डी वाई बाई डी एक्स निकालो और उसको -1 से डिवाइड करो, तो इट विल बी -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स तो है आपके पास x/2, x1 बाई x1 कोमा y1 उसमें पॉइंट पुट अप करोगे तो वो इट विल बी x1/2, तो फाइनली हो जाएगा -2/x1। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है x1 y1। अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल भी x1 वाली फॉर्म में आ रहा है, तो अपने को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। अब देखिए ये जो कर्व है, जैसा कि मैंने पहले आपको फिगर थोड़ा सा बना के बताया था, ये है कर्व, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट है x1 y1 हमने मान लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और बाहर कहीं पॉइंट है जहां से ये कर्व पास हो रही है, विच इज 1, 2, 1, 2। तो अब इस लाइन के, इस स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट्स भी मिल गए ना मुझे, एक ये और एक ये दो पॉइंट्स मिल गए। तो इन दो पॉइंट की मदद से भी तो अपन स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, स्लोप निकालने का वो भी तो तरीका है। तो वहां से भी स्लोप निकाल लो, वो भी इसी नॉर्मल का स्लोप है, और अभी जो अपन ने निकाला है वो भी इसी नॉर्मल का स्लोप है, तो दोनों स्लोप को हम इक्वेट कर देंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो अगेन स्लोप ऑफ द नॉर्मल, now it is also given that the normal passes through the point कौन सा पॉइंट है, 1, 2 है, ठीक है। it is also given that the normal passes through the point 1, 2, so slope of normal जो हो जाएगा यहां से, वो हो जाएगा y2 - y1 करते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y2 - y1, हमने क्या माना x1 y1, तो y1 - 2, ये तो हो गया y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, ये क्या हो जाएगा x1 - 1, y1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 - 1। अब वहां से जो स्लोप आया उसको इसके इक्वेट कर दो, ये वाला स्लोप मेरा y1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 - 1, और वहां से क्या स्लोप आया था हमारा एट द पॉइंट x1 y1 -2/x1, -2/x1। करो उसको सॉल्व, तो यहाँ से x1 में कुछ ना कुछ इक्वेशंस निकलेगी, तो x1 y1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, -2x1 इक्वल्स टू -2x1, और -2 इंटू -1 कितना होता है, -2 इंटू -1 +2, तो ये आ गया देखो -2x1 तो कैंसिल आउट हो गए दोनों सगा, तो ये हो चुका है x1 y1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से x1 और y1 के बीच में एक रिलेशन निकल गया कि x1 y1 इक्वल टू क्या है, 2 है। x1 y1 क्या है बेटा, इक्वल टू 2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि x1 इक्वल टू 2/y1, ठीक है। एक रिलेशन ये आ गया x1 इक्वल्स टू 2/y1, और दूसरी बात, अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो किस पे लाया कर रहा है, कर्व पे भी लाया कर रहा है, तो ये x1 y1 इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। देखो भाई, ये x1 y1 इस पे भी तो लाया कर रहा है कर्व पे, तो ये x1 y1 इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुटअप करेंगे तो एक और x1 y1 का रिलेशन आएगा, एक रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, एक ही आ गया, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी। एक बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया तो अपन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर कर रहा है ना वो, तो फिर आप इस रिलेशन को उल्टा निकालो, y1 की वैल्यू निकाल लो, y1 की वैल्यू निकाल लो 2/x1, इसको मान लो इक्वेशन 1। नाउ
the point of contact x1 y1 also lies on the curve, so it must satisfy the equation of the curve. So equation of curve क्या है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह x1 रखो तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू आगे क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, विल पुट 4y1, तो यहां से y1 की वैल्यू क्या आ जाती है, यहां से y1 की वैल्यू आ जाती है x1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इसको मान लो इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से y1 की वैल्यू आ गई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x1 सॉल्व कर लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, देखो यहाँ से क्या वैल्यू आई y1 की, x1 का स्क्वायर बाई 4, और वहां से क्या वैल्यू आई 2 बाई x1, 2 बाई x1, सॉल्व करो तो x1 का स्क्वायर इंटू x1 का क्यूब हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, क्यूब रूट ऑफ 8, एंड व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 8, इट इज 2। तो बेटा x1 की वैल्यू 2 आ गई, इसको चाहो तो इक्वेशन 1 में पुटअप करो और चाहो तो इक्वेशन 2 में पुटअप करो, किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करके आप y1 की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं, पुटिंग x1 equals to 2 in equation 1, we get y1 equals to 2 by x1 था, तो 2 by x1 की वैल्यू 2 पुटअप कर ली तो y1 आ गया। तो हमारे पास अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडी है, x1 y1 हमने माना था, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है 2,1, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बेटा 2,1। अब देखो उन्होंने पॉइंट दिया है 1,2, अगर ये 2,1 पॉइंट देते तो शुरुआत में ही हम इसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते, क्योंकि 2,1 इजीली उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, 2 का स्क्वायर 4 into 1, लेकिन उन्होंने पॉइंट दिया 1,2, दैट मींस इट इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। लेकिन अब हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लिया है, बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लिया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही तो पूछिए आपसे, क्या पूछिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का तरीका पता है ही सही आपको। नाउ एक बार लिख लेता हूं मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1 is, x1 कितना है 2, y1, ठीक है। नाउ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन कर्व, टू द गिवन कर्व एट x1 y1 था, लेकिन अब मेरे पास वैल्यू है ना 2,1, एट 2,1 या एट x1 y1 डाल दो हाल फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नीचे वैल्यू पुटअप कर देंगे, एट x1 y1 इज गिवन बाय, तो क्या फॉर्मूला था इक्वेशन निकालने का, बोलो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, यही था क्या। तो y माइनस y1 की वैल्यू बोलो, y1 की वैल्यू बोल दो क्या 1 है ना, इक्वल टू एम एन की वैल्यू बोलो, एम एन स्लोप ऑफ नॉर्मल, ऊपर ही ऊपर निकाला था कहीं हमने, ये रहा, -2 बाय x1 था, और x1 की वैल्यू भी हमारे पास है ना, तो -2 बाय, एक बार के लिए चाहे रख दो -2 बाय x1, फिर एक काम करो अभी हर जगह x1 ही रखो, इधर भी y1 रखो। अब अगली स्टेप में एक साथ अपन x1 y1 की वैल्यू पुट अप करते हैं, अभी केवल स्लोप की वैल्यू रखिए। अब x1 y1 की वैल्यू है हमारे पास, तो y माइनस क्या है y1 की वैल्यू 1, -2 डिवाइड बाय x1 की वैल्यू क्या है 2, और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, ये कट के क्या हो गया 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स -1 से कट गया ये, तो इट विल गिव मी y -1, और -1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -x + 2, सबको यहाँ ले आओ तो इक्वेशन बन जाती है +x + y -1 - 2 = 0। तो फाइनल इक्वेशन इज x + y - 3 = 0। चेक करो पीछे।
ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। करेक्ट है। अगर शुरुआत में ही वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता तो ये क्वेश्चन इसका आधा भी नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर तो एक तरीके से x1 y1 की वैल्यू उन्होंने ही दे दी। ठीक है, अगर शुरुआत में ही देखो, अगर शुरुआत में यही 2,1 दे देते या किसी भी तरह से क्लियर कर देते कि यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्लियर नहीं था, हम पुटअप करके देखते हैं, हमको पता चलता है यार यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और नॉर्मल इससे भी पास कर रही है। अब नॉर्मल जो है कर्व से एक ही पॉइंट पे तो पास करेगी। नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं, कर्व से एक ही पॉइंट पे पास करते हैं ना। तो वो पॉइंट, ये नॉर्मल इस पॉइंट से भी पास कर रही है और ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 100% ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता। तो अपन ने जो x1 y1 निकालने के लिए इतनी माथाफोड़ी करी, वो x1 y1 हमारे पास सीधे सीधे मौजूद होता, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता ये। लेकिन क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट तो कहीं अलग है, नॉर्मल कहीं अलग है। तो पहला काम हमने x1 y1 यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का किया। उसके लिए हमने क्या किया, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली एक बार तो 2 पॉइंट फॉर्म से, और एक बार स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन। दोनों को इक्वेट किया तो x1 और y1 में कनेक्शन मिला। एक कनेक्शन यहां से लिया, दूसरा कनेक्शन x1 y1 इस पे भी लाया करता है, तो उसमें पुटअप करके लिया। दो कनेक्शन हो गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x1 y1 अलग अलग सॉल्व कर लिए। ठीक है, अलग अलग निकाले। समझ आया? बोलो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, समझ आया? कनिष्का? यस सर। ठीक है, ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व। अब देखो, कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। x की वैल्यू है a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, और y की वैल्यू है a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। वो ओरिजिन क्या होता है, 0,0। तो 0,0 से ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, इस कर्व पे जो नॉर्मल बनेगी, इस कर्व पे जो नॉर्मल बनेगी, वो नॉर्मल इस ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लो नॉर्मल ऐसे, ये तो मेरा ओरिजिन है, और मान लो मेरी नॉर्मल ऐसे बनी, तो ये जो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या है, फिक्स है ना, बदल नहीं रही है ना, समझ में? या फिर ऐसे भी बन सकती है नॉर्मल, अभी भी इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स है। तो अपने को ये प्रूव करना है कि ओरिजिन से इस नॉर्मल की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, यानी कि उसमें एक्स वाई थीटा ये सब नहीं दिखाई देंगे, एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे ए बी सी 1 2 3 फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। और ये नॉर्मल कहाँ बना रहे हो, इस कर्व पे बना रहे हो, और वो कर्व भी सीधे सीधे नहीं गिवन है, जैसे ऊपर तो ये कर्व सीधे सीधे गिवन था ना, यहाँ पे कर्व भी पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। कर्व भी किस फॉर्म में गिवन है, पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन। अच्छा, नॉर्मल इस कर्व पे बनाओगे तो एक पॉइंट पे बनाते हो आप, वो पॉइंट क्या लेना है, जहां पे थीटा रखना है, मतलब थीटा यहाँ रखना है, थीटा यहाँ रखना है, उस पॉइंट पे अपने को ये नॉर्मल बनाना। ठीक है जी, तो देखो, हेयर द गिवन कर्व, स्टार्ट करते हैं, इज गिवन इन द पैरामेट्रिक फॉर्म एज बिलो। हेयर द गिवन कर्व is given, and the given curve, the curve, here the given curve is written in parametric form as below, is written in parametric form as below। ठीक है, कैसे गिवन है, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, एंड y is equals to a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कर्व की डेफिनेशन।
क्लियर है? अब कर्व की डेफिनेशन तो मिल गई। इस कर्व पे क्या बनाना है साहब? नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं अपन? कैसे निकालते हैं? -1/dy/dx एट दैट पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो dy/dx पहले निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ से, है ना। तो dy/dx निकालते हैं नाउ। dy/dx कैसे निकलेगा बोलो? पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में सीखा था। अगर फंक्शन जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, बताओ इस वैल्यू से dy/dx कैसे निकालोगे? इस पैरामीटर्स, गिवन पैरामीटर से कैसे हम dy/dx निकालेंगे? बोलो तनिषा। प्रियांशी। Sir, dy by d theta upon dx by d theta. वेरी गुड। dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। ठीक है, तो dy/d थीटा निकालो पहले, मतलब इस इक्वेशन को थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, वो यहाँ लिखो। फिर dx/d थीटा निकालो, यानी इस इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके नीचे लिखो और उनको डिवाइड करो, वो आ जाएगा आपका dy/dx। ठीक है, तो dy/d थीटा, a sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? आप थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, याद रहे। तो थीटा के टर्म्स में करोगे तो a तो कांस्टेंट हो जाएगा, और sin थीटा का क्या होता है? cos थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। आप देखो यहाँ पे a तो चलो कांस्टेंट है, लेकिन थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं, तो फिर वापस क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। a तो चलो कांस्टेंट है, और प्रोडक्ट रूल लगाओ। a थीटा cos थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 cos थीटा एज इट इज, प्लस थीटा एज इट इज, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। मैं यहीं पे माइनस लगा देता हूँ, माइनस sin थीटा। ये तो हो गया आपका dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा करो, तो a cos थीटा का क्या बनेगा? -a sin थीटा, प्लस a को रखो बाहर, और वापस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, थीटा sin थीटा। तो थीटा का तो बन जाएगा 1, और sin थीटा का, थीटा का हो जाएगा 1, तो sin थीटा एज इट इज, है ना, प्लस अब थीटा एज इट इज और sin थीटा का cos थीटा। सही किया है ना भाई? चेक कर लेना साथ में, आप भी अपना अपना दिमाग लगाते जाएंगे, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करने का ही काम है हमारा केवल। a cos थीटा माइनस, माइनस है बाहर, ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो a इंटू कॉस थीटा, a cos थीटा हो गया अगेन, और प्लस a थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a sin थीटा प्लस a sin थीटा प्लस a थीटा cos थीटा। So you can clearly see a cos theta minus a cos theta cancel, and minus a sin theta plus a sin theta cancel, बचता है a theta sin theta divided by a theta cos theta, जिसमें से again a theta cancel, sin theta by cos theta। So tan theta is the value of dy by dx। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं है, ये क्या है? वैल्यू ऑफ dy by dx की ये वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, slope of normal to the given curve, to the given curve at the point। अच्छा, पॉइंट कौन सा दे रखा है उन्होंने? कौन से पॉइंट पे अपने को नॉर्मल बनाना है? कुछ गिवन है क्या? लिखा हुआ है थीटा, एट द पॉइंट थीटा। ठीक है, तो वैसे भी हमारा स्लोप थीटा में ही आया है ना, तो हमको चेंज ही नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। एट द पॉइंट थीटा इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, कैसे निकालते हैं अपन? mn इक्वल टू -1/dy/dx -1/dy/dx। ठीक है ना, एट द पॉइंट थीटा। ये थीटा पे निकल रहा है, मतलब x भी थीटा की फॉर्म में है और y भी थीटा की फॉर्म में। तो सिंपली क्या हो जाएगा? -1 dy/dx क्या आया था बेटा? tan थीटा, ऑलरेडी वो थीटा की फॉर्म में ही है। मतलब देखो, अगर हमारा dy/dx x और y की फॉर्म में आता, अगर ये किस में आता? x और y की फॉर्म में आता, तो फिर मैं वहां पे उसकी वैल्यू थीटा रख, लेकिन ऑलरेडी थीटा की फॉर्म में ही आया है,
तो मैं सिंपली क्या रख दूंगा, टेन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का कॉट थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इक्वेशन में पुटअप करना पड़ेगा तो वापस सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, तो ऐसे रख लो माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? नो? चलिए, अब आपके पास सब कुछ है, आप सीधे सीधे क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्यों निकाल रहे हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? आपको ये प्रूव करना है इस नॉर्मल से, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो यानी कि आपको एक लाइन की एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, एक लाइन की एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें थीटा एक्स वाई ऐसा कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई होनी चाहिए। ऐसा अपने को प्रूव करके दिखाना है। तो एक लाइन की और एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, याद है कुछ क्लास 11th का? How to find the perpendicular distance between a line and a point? उसके लिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने जरूरी हैं, जो हमको पता है क्योंकि ये ओरिजिन है, और लाइन की इक्वेशन पता होनी जरूरी है। क्या पता होनी जरूरी है? इक्वेशन। क्या इक्वेशन? सपोज करो इसकी इक्वेशन है ax प्लस dy प्लस सी इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन ही बनेगी लाइन की। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। मान लो ये पॉइंट है x1 y1, तो फॉर्मूला होता है a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये होती है डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्लास 11th में भी बताया था अगर पढ़ा हो तो इस फॉर्मूला से अपन डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन द पॉइंट एंड द स्ट्रेट लाइन, और फिर देखेंगे कि वो डिस्टेंस कांस्टेंट आता है नहीं आता है। तो सबसे पहले पॉइंट तो मौजूद है 0,0, आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालना आपको आता है, स्लोप निकल ही चुका है, निकालते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, the equation of the normal, equation of the normal to the point, to the given curve, to the given curve at the point theta, at some point theta is given by, फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले मैं, y माइनस y1 इक्वल टू एम एन इंटू एक्स माइनस एक्स। तो पहले एम एन की वैल्यू पुटअप कर देते हैं जैसा पिछले केस में किया हमने। पिछले क्वेश्चन में y माइनस y1 इक्वल टू एम एन क्या है हम आपका, माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ऑलरेडी थीटा में है, माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा एक्स माइनस एक्स। अब y1 और x1 की जगह क्या पुटअप करोगे, जो पॉइंट आपको वहां पे गिवन है शुरुआत में। x पॉइंट क्या गिवन है, थीटा पॉइंट पे निकालनी है ना आपको, तो x थीटा और x में क्या कनेक्शन है कि x की वैल्यू ये है इन टर्म्स ऑफ थीटा, और थीटा और y में क्या कनेक्शन है कि y की वैल्यू ये गिवन है। तो x1 की जगह ये पुटअप करना है और y1 की जगह ये पुटअप करना है। ठीक है, तो y माइनस y1 क्या है, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा बाय माइनस, बोलना क्या है, a, बोलना y की वैल्यू a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा मल्टीप्लाई भी होगा, थोड़ा इधर से लिखता हूँ फिर स्पेस की कमी हो सकती है, इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई होगा, बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ, x माइनस, और x1 की वैल्यू क्या डालेंगे हम, a cos थीटा प्लस a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके सिंपलीफाइड फॉर्म में चेंज करके आपको एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म में बनानी है, जिसमें x का कोई कोएफिशिएंट हो, y का कोई कोएफिशिएंट हो और कांस्टेंट टर्म। सॉल्व करते हैं। तो पहले तो माइनस का काम कर लेते हैं, तो माइनस बाहर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, y माइनस a साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस a थीटा
कॉस थीटा, ये का ये काम इधर करो, माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर पहले माइनस का काम करो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस कॉस थीटा से तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉस थीटा से तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, और साइन थीटा से उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो इम्प्लाइज साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो इट विल गिव मी साइन थीटा वाई माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से कर रहे हो तो ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो हो गई आपकी एलएचएस, इक्वल टू आरएचएस में माइनस कॉस थीटा से कराइए, तो ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस अगेन प्लस, ये हो जाता है ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो लास्ट वाली टर्म तो सेम आ गई, कट जाएगी, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये इसमें भी आ गई, किसमें, एलएचएस में भी, और ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एग्जैक्टली साइन भी सेम है, पॉजिटिव है, तो कट जाएगी। ठीक है, तो सबको एलएचएस में बुला लो, एक काम करो, तो एक्स वाली टर्म को बुलाओ सबसे पहले, ये वाली है माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स, तो ये आ जाएगी कॉस थीटा एक्स, फिर वाई वाली टर्म लिख लो साइन थीटा वाई, कॉस थीटा इंटू एक्स साइन थीटा इंटू वाई। उसके अलावा क्या बचता है, देख चेक करो, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बुलाओगे, माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो बेसिकली ये तो है आपकी एक्स वाली टर्म, ये एक्स का कोएफिशिएंट है कॉस थीटा, और ये है वाई वाली टर्म जिसमें ये वाई का कोएफिशिएंट है, और ये पूरी है आपकी कांस्टेंट टर्म। अब देखो इसको और फर्दर सॉल्व करो ना यार, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बंद कर दो, कैसे, कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई, अगर मैं माइनस ए को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, जो कि हो गया 1, तो फाइनल आ जाता है मेरा कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई, और वो तो 1 हो गया, तो माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है ऑफ नॉर्मल, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है नॉर्मल की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके कोएफिशिएंट निकालो, क्या होती है स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सीखा है 10th क्लास में, तो उसके कोएफिशिएंट निकालेंगे हम इसे। अच्छा, इधर ऑलरेडी a लिखा हुआ है ना, तो कंफ्यूज ना हो जाओ इसे a में, तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C लिख देंगे, है ना। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन with the standard form, with the standard equation, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की लीनियर इक्वेशन होती है, दैट इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, ए एक्स, कैपिटल ए लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के क्योंकि वहां पे ऑलरेडी स्मॉल ए यूज कर लिया हमने, डी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इससे कंपेयर करेंगे वी गेट, तो कोएफिशिएंट्स क्या आ गए, ए तो आ गया कॉस थीटा, बी आ गया आपका साइन थीटा, और सी क्या आ गया माइनस का है। ये आपने ए बी सी कोएफिशिएंट्स निकाल लिए। नाउ अब इस लाइन की उस ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है ना। नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या सिंपली डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, जब अपन डिस्टेंस लिखते हैं लाइन और पॉइंट के बीच में, तो बाय डिफॉल्ट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही अंडरस्टूड की जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, ये लाइन मतलब ये नॉर्मल लाइन, दिस नॉर्मल लाइन and the origin, and the origin क्या होता है 0,0 is given by d equals to, तो फॉर्मूला लिख देता हूं अगर आप भूल चुके हो तो, मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट।
ठीक है, ए बी सी की वैल्यू है और x1 y1 क्या होंगे, आपके वो पॉइंट्स होंगे जहां से अपन डिस्टेंस निकाल, इसमें पुटअप करो, ये आपके डिस्टेंस का फॉर्मूला है बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट। तो ए क्या आया था, हमने ऊपर कंपेयर करके निकाल लिया था एबीसी कोएफिशिएंट्स cos थीटा sin थीटा माइनस है, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ cos थीटा और x1 क्या है 0, फिर b है sin थीटा और y1 क्या है वो भी 0, x1 y1 तो 0 0 है, प्लस c क्या है आपका माइनस का है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए क्या है cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। मॉडुलस इसलिए निकालते हैं बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो कई बार इसको सॉल्व करते टाइम क्या होता है नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, तो उसका हम मॉडुलस लेते हैं, दैट मीन्स उसका नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। तो cos थीटा इंटू 0, ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या केवल माइनस है, क्या बचा केवल माइनस है, मॉडुलस ऑफ माइनस है बच गया केवल, और नीचे क्या हुआ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा माइनस ए का मॉडुलस ए बाई 1 यानी कि ए। तो चेक करो जो डिस्टेंस आई है वो कांस्टेंट आई है ए, ठीक है, अपने को यही प्रूव करना था कि जो डिस्टेंस है उसमें कहीं थीटा एक्स वाई ऐसी चीजें नहीं दिखाई देंगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल वो बनेगी, तो हमारी डिस्टेंस क्या आ गई ए, कांस्टेंट डिस्टेंस ए पर है। सो द डिस्टेंस या फिर यूं कह सकता हूं, सो द नॉर्मल लाइन is at a constant distance, is at a constant distance, constant distance क्या है वो भी लिख लो a from the origin, proved, ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें पुराने कॉन्सेप्ट्स भी अप्लाई हो रहे हैं, दैट इज वाई ये क्वेश्चन मिसलेनियस में गिवन है। कोई डाउट किसी को? और ये फॉर्मूले को ब्रैकेट में डाल दीजिए, याद नहीं है तो याद करना है, अभी 3D में भी काम आएगा। चैप्टर नंबर 3D कौन सा है, 11th या 12th है ना, 13th है शायद, जो भी है। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। बताओ कहाँ से, बताओ कहाँ से? सर नीचे नीचे। हाँ बस। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आपको वो इंटरवल्स फाइंड आउट करनी है कि ये फंक्शन किस में तो इंक्रीजिंग होता है और किस में डिक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव जहां जहां पॉजिटिव होगा वहां वहां तो फंक्शन उस इंटरवल में तो वो होगा इंक्रीजिंग, और जहां जहां नेगेटिव होगा वहां पे वो फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो अगले दो क्वेश्चन इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ही है। क्वेश्चन फंक्शन गिवन है, हियर द गिवन फंक्शन इज the given function is fx equals to 4 sin x हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। कौन सी क्लास है बेटा? हाँ 8 बजे कल। fx is equals to 4 sin x minus 2x minus 2x minus x cos x divided by 2 plus cos x
ठीक है, तो स्ट्रेट अवे अपन क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव से पता चलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और डेरिवेटिव को फिर जीरो से इक्वेट करके पहले क्रिटिकल पॉइंट भी निकालेंगे, फिर नंबर लाइन को इंटरवल में डिवाइड करेंगे, फिर चेक करेंगे इस इंटरवल में पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, वही तरीका था। तो कहेंगे सर नीचे होंगे तो सही। ओके, तो स्ट्रेट अवे निकालते हैं एफ डैश एक्स, क्योंकि वो तो चाहिए ही चाहिए। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो बेटा क्वेश्चन रूल लगने वाला है, नीचे से लिखना स्टार्ट करता हूं मैं, थोड़ा लेंदी भी बनेगा ना। 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तो आएगा नीचे, देखो एक काम और कर सकते हो बेटा, मैं एक चीज देख पा रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन रूल तो तभी भी लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखो 2x और x, 2x और x cos x में से अगर मैं, सोनाक्षी ओके, क्वेश्चन रूल लगाओ बेटा। तो इस फंक्शन, हाँ क्या कह रहे थे हम कि x को कॉमन ले लें, तो 2 प्लस कॉस एक्स आ रहा है इसमें से कॉमन, अगर मैं माइनस एक्स को कॉमन ले लूं तो 2 प्लस कॉस एक्स कॉमन आ सकता है क्या, और नीचे भी 2 प्लस कॉस एक्स है, तो एक बार के लिए थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आपका फंक्शन। तो काम करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हालांकि आप अभी ना भी करो मॉडिफाई, अगर मॉडिफाई ना भी करो तो भी कर सकते हो सॉल्व, लेकिन वो आपके लिए ही थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। तो जब नजर चली गई तो कर भी देते हैं, तो इसलिए क्या नजरें चारों तरफ खुली रखनी है। देखो उसको फंक्शन को पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स, मतलब 4 साइन एक्स को तो अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे माइनस लगाओ क्योंकि माइनस साइन है दोनों में, और x को कॉमन ले लो, तो x को कॉमन लेते हुए क्या हो गया 2 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स कोस एक्स, और 2 प्लस कॉस एक्स। अब आप ध्यान से देखो, जब आप इसको वापस कंपाइल करोगे तो ऊपर वाली चीज ही बनेगी ना भाई, 2 प्लस कॉस एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स एलसीएम आ जाएगा, हाँ 4 साइन एक्स एज इट इज लिखूंगा, फिर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x लिखूंगा, और फिर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स लिखूंगा, और ये एलसीएम की तरह नीचे आ जाएगा। तो वही चीज बन सकती है, लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि ये 2 प्लस कॉस एक्स और 2 प्लस कॉस एक्स कट गया, तो मेरा फंक्शन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुका है, 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। अब आप एफ डैश एक्स निकालो तो एक्स का तो देखो 1 ही बन जाएगा, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स, हालांकि क्वेश्चन रूल तो लगेगा, वो तो मैंने मना नहीं किया कि उससे आप बच सकते हो, बट थोड़ा सा छोटा हो गया। हाँ 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव 4 cos एक्स इंटू नीचे वाला फंक्शन हो गया एज इट इज, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, इंटू ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, इंटू 4 साइन एक्स एज इट इज, माइनस मैं नीचे लिख रहा हूं माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। सही किया है ना भाई, चेक करते जाना, 2 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया, और 4 साइन एक्स एज इट इज हो गया, ठीक है। हाँ कंपाइल करो उसको, सॉल्व करो आगे, 4 cos x इंटू 2 8 cos x प्लस 4 cos x इंटू cos x 4 cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस साइन x, अच्छा प्लस साइन x को फिर 4 साइन x से मल्टीप्लाई भी कराना है, तो 4 साइन स्क्वायर x हो गया ये सीधे ही भाई, माइनस साइन एक्स इंटू 4 साइन एक्स, और बाहर भी माइनस साइन है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, साइन एक्स इंटू 4 साइन एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स। फोर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 1, ठीक है। तो 8 cos x, 4 को कॉमन ले ले तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, जो 1 बना सकते हो आप,
भाई जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 हो गया, तो 8 cos x प्लस 4 बचा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और भी सॉल्व कर सकते हो क्या? बिल्कुल करना तो पड़ेगा ही, एलसीएम लो। तो 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, अगेन एलसीएम, 8 cos x प्लस 4 माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 से मल्टीप्लाई कराओ और a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको सॉल्व भी कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर साइन लग गया तो अंदर के सारे के साइन भी सारे के सारे साइन भी बदल जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 माइनस 2ab, 2 2 जा 4, 4 cos x, वैसे तो प्लस 2ab होगा लेकिन बाहर माइनस साइन लगा हुआ था तो -4 cos x हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर होता है cos स्क्वायर x, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है तो cos स्क्वायर x। इसको सॉल्व करो जरा, तो ये आ जाता है 8 cos x माइनस 4 cos x, 4 cos x, अच्छा 4 माइनस 4 तो कैंसिल आउट हो गया शायद, 4 माइनस 4 तो कैंसिल आउट हो गया, क्या क्या बचा, 8 cos x माइनस 4 cos x, 4 cos x, और माइनस का cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x cos। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, ज्यादा से ज्यादा cos x को और कॉमन ले लो, और लो, और तो क्या करोगे, cos x को और कॉमन ले लो तो 4 माइनस cos x, दैट्स इट। अब इससे ज्यादा तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, पुटिंग एफ डैश, मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के करीब करीब 50% कॉन्सेप्ट सेम है, वो एक क्रिटिकल पॉइंट इसमें निकालते हैं कि कर्व कहाँ घूम रहे हैं, कोई 50 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स क्या है आपका, ये जो ऊपर दिख रहा है, cos x into 4 minus cos x divided by 2 plus cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, जैसा अपन करते आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन में न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे 0 के, इट विल बी cos x into 4 minus cos x इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है cos x, दूसरा फैक्टर है 4 minus cos x, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करके देख लेते हैं कि या तो cos x इक्वल टू 0 है या फिर 4 माइनस cos x इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो cos x की वैल्यू 4 हो जाएगी, जो कि cos x की वैल्यू कभी 4 हो नहीं सकती, cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, cos x की मिनिमम वैल्यू -1, sin x cos x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1 और 1, ये रेंज है उनकी, तो ये तो केस हो जाएगा रिजेक्ट, बिकॉज cos x कैन नॉट बी इक्वल टू 4। तो मैं एक ही केस लेके चलूंगा, cos x इक्वल्स टू 0, हियर cos x इक्वल्स टू 4 इज नॉट पॉसिबल, it's not possible, so cos x equals to 0, cos x equals to 0, that is, अब cos x equals to 0 होगा तो आगे x की वैल्यू क्या होगी वो भी सोचनी है अपने को ना। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, एक बार लिखो, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, बोलो भाई cos x 0 कब कब होता है, कब कब होता है, π/2 π/2, यस, आगे 3π/2 पे होगा, ठीक है, 3π/2 5π/2 फिर 7π/2, तो ऐसे चलता जाएगा। आपने को कोई इंटरवल तो उसने दी नहीं है, इस इंटरवल के अंदर चेक करना है, इनफाइनाइट इंटरवल दिए, तो अपन पहले क्या चेक करेंगे, इसका पीरियड क्या है, पीरियड का मतलब कितने इंटरवल के बाद ये वापस सेम होना शुरू कर देता है। तो आपको सबको पता है sin x और cos x का पीरियड क्या होता है, 2π इंटरवल के बाद ये रिपीट होना शुरू कर देता है। 10x का इंटरवल होता है पाई, 10x तो पाई के बाद ही रिपीट होना शुरू कर देता है, लेकिन sin x और cos x क्या होता है बेटा, 2π के बाद रिपीट होना चाहिए। सर ग्राफ भी जानते ही हो सब, cos x 0 पे तो होता है 1, फिर π/2 पे हो जाता है वो 0, फिर आ जाओ नीचे पाई पे हो जाता है वो -1,
3π/2 पे वापस 0 और ये तो हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 पे वापस 0 और फिर ये 2π पे वापस 1, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये घूमा, ऐसे कैसे ही घूमेगा, फिर ऐसे कैसे ही घूमेगा, इधर नेगेटिव में भी ऐसे कैसे ही घूमेगा, ऐसे कैसे ही घूमेगा। तो 2π इंटरवल इसका पीरियड है, तो एक बार 2π पीरियड के अंदर एनालाइज कर लो, बाकी तो फिर सेम चलता ही जाएगा। तो 0 से लेके 2π के अंदर एनालाइज किया तो क्या मिला, कि साहब π/2 पे 0 होगा और 3π/2 पे 0 होगा, दैट्स इट, ठीक है ना। 0 से 2π के अंदर एनालाइज किया तो π/2, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, we know that cos x repeats its value over a period of 2π, over a period of 2π। तो एक बार 0 से लेके 2π के बीच में ही एनालाइज करेंगे। सो एनालाइजिंग the values of x in the period, in the interval 0 to 2π, 0 to 2π के बीच में इसकी एनालाइज करते हैं। we have cos x equals to 0 है ना, तो cos x equals to 0 है, तो 0 to 2π के बीच में फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 एंड 3π/, ये वैल्यू हो जाएगी। यानी अब क्रिटिकल पॉइंट वैसे तो एक ही आ रहा था, लेकिन अब दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। क्रिटिकल पॉइंट तो x की वैल्यू होती है, cos x की थोड़ा ना वैल्यू होती, वो तो cos x की वैल्यू थी। तो फाइनली क्रिटिकल पॉइंट दो हैं, x इक्वल्स, वैसे तो बहुत सारे हैं क्योंकि 2π में बार बार रिपीट होंगे ये, लेकिन एक बार 0 to 2π में एनालाइज करें तो ये दो हैं। तो π/2 एंड 3π/2, तो मुझे बताओ π/2 एंड 3π/2 जो है नंबर लाइन को कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनके इर्द गिर्द के पॉइंट देखने पड़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए, है ना। तो सपोज दिस इज π/2 एंड दिस इज 3π/2, तो π/2 के इधर क्या 0 होगा, है ना, π/2 के इधर क्या होगा 0 भी होगा, इसके बीच में क्या होगा, कहीं पाई भी होगा, इसके आगे क्या होगा 2π। तो आप बेसिकली इन तीन वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, f' की वैल्यू चेक कर लो, 0 पे, पाई पर और 3π/2 के बाद क्या आता है, लेकिन 2π पर भी चेक कर लो, सही कह रहे हो, 2π से पहले चेक करनी पड़ेगी ना, 2π से पहले चेक करनी पड़ेगी, भले 2π पे भी चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मेन चीज तो ये है कि इधर तो ये 0 है π/2 पे और 3π/2 पे, तो वो 0 है। आपको ये चेक करना है कि इस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर इस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर इस इंटरवल में पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने कुछ पॉइंट लेके तो चेक करूंगा, तो स्टैंडर्ड पॉइंट ले लिया π/2 से इस वाले इंटरवल में 0, इन दोनों के बीच में स्टैंडर्ड पॉइंट ले लिया पाई, और इन दोनों के बीच में स्टैंडर्ड पॉइंट ले लिया मैंने 2π, और इससे मैं चेक करूंगा कि वैल्यूज जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। सो देखो f'0 निकालो एक बार, 0 इस इंटरवल की बात कर, f'0, तो f'0 कैसे निकलेगा, f' क्या है आपका, f' है cos x इंटू cos x, तो cos 0 इंटू आगे बोलो क्या है, 4 माइनस cos x, यानी 4 माइनस cos 0 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, कमेंट, नीचे क्या है 2 प्लस cos x का, बैठ जाओ कहीं पे, यहाँ बैठ, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 2 प्लस cos 0 का होल स्क्वायर। देखते हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव, देखो ये नीचे वाला तो पॉजिटिव होगा हर हाल में, ठीक है ना, और बचा ऊपर वाला, तो देखो cos 0 क्या होता है 1, आ जाओ बैठो, cos 0 क्या होता है 1, 4 माइनस cos 0 यानी कि 4 माइनस 1 यानी 3, 3 1 जा 3, तो ओवरऑल पॉजिटिव है बेटा, एनालाइज ही तो करना है, वैल्यू नहीं निकालनी, ओवरऑल पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, बैठो बैठो। यस सर।
ठीक है, इसका मतलब है चलो एक बार सारे निकाल लेते हैं, एफ डैश पाई भी निकाल लेता हूं मैं और एफ डैश 2 पाई, तो ये हो जाएगा कॉस पाई 4 माइनस कॉस पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस पाई का होल स्क्वायर। ये चेक करो पॉजिटिव होगा नेगेटिव। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू कॉस पाई, -1, -1 तो -1 ये हो गया 5 और cos पाई यहाँ हो गया -1, और ये तो हर हाल में पॉजिटिव होगा क्योंकि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है। 5 × -1 नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू इज लेस देन 0। अपने को वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को केवल एनालाइज करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। लास्ट एफ डैश 2 पाई, बोलो क्या हो जाएगा, cos 2 पाई 4 माइनस cos 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 2 पाई का होल स्क्वायर। तो cos 2 पाई की वैल्यू वापस 1, क्योंकि cos पाई और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जो cos 0 पे आंसर लेके आए हो आप वही cos 2 पाई पे लेके आओगे, सेम होती है तो वी विल पुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि इस पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, इस पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव, इस पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, दैट मीन्स इस इंटरवल में वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, इस इंटरवल में क्या रहेगा, वो नेगेटिव, एंड अगेन इस इंटरवल में क्या रहेगा, वो पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। आपसे पूछा था किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस किस इंटरवल में, तो इन दोनों इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इसमें डिक्रीजिंग है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और बताओ कि 0 और 2 पाई भी शामिल होंगे क्या, क्योंकि 0 पे भी वो पॉजिटिव हो रहा है, 0 पे भी वो पॉजिटिव हो रहा है और 2 पाई पे भी वो पॉजिटिव हो रहा है, तो वो भी शामिल होंगे ना। तो क्लोज ब्रैकेट्स लगाएंगे हम, क्लोज ब्रैकेट्स, क्योंकि 0 पे भी वो पॉजिटिव हो रहा है, समझ में, तो 0 पे भी वो इंक्रीजिंग ही एक तरीके से। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूं उसमें हेयर इन द इंटरवल, इन द here f dash x is greater than 0, f dash x is greater than 0 in the interval, किस किस इंटरवल में है, 0 से लेकर, देखो π/2 पे तो वो 0 होगा, एग्जैक्टली 0 होगा π/2 पे, तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट ही निकला है, तो आप π/2 को तो काउंट नहीं करोगे, है ना, π/2 को काउंट नहीं करोगे, इसको ओपन इंटरवल डालोगे, और 0 पे वो पॉजिटिव है, तो इस पे आप जो है क्लोज इंटरवल डालोगे, तो इन द इंटरवल 0 π/2 ओपन इंटरवल, यूनियन लगा दो इसके साथ, मतलब एक और सेट है ना जिसमें वो पॉजिटिव है, दूसरा सेट कौन सा है, आप चलोगे 3π/2 से, तो 3π/2 पे भी तो वो तो 0 है, तो 3π/2 तो नहीं चाहिए। अच्छा आप ये बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट में जब केवल इंक्रीजिंग कहे तो इंक्रीजिंग मानते हैं या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मानते हैं, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है केवल इंक्रीजिंग का, केवल इंक्रीजिंग का पूछा है, तो आप क्या डालोगे, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली थोड़ा ना कहा है उसने, तो उसमें फिर आप ये π/2 भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि 0 वाला पॉइंट भी काउंट करना है, समझे, 3π/2 से लेकर 2 पाई, इसमें तो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट सो fx इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता तो मैं डंडा हटाता, fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, यही वाली जो भी है 0 से लेके π/2 यूनियन 3π/2 से, नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, इन द इंटरवल 0 से लेके π/2 यूनियन 3π/2 से, ठीक है, और अब लेस देन और इक्वल टू 0 कब है, वो बीच वाले इंटरवल में, एंड f डैश x, अरे
चिल आउट करने आए हो क्या? f dash x is less than equal to 0 in the interval, बीच वाले इंटरवल को कैसे मार्क कर सकते हो आप? π/2 से 3π/2 इन द इंटरवल π/2 to 3π/2। सो इस वाले इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, f(x) इज डिक्रीजिंग in the interval π/2 to 3π/2। अब अगर उसने स्ट्रिक्टली वर्ड लगाया होता तो क्या क्या होता ये चेक करो। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड हटाया लगाया होता तो ये डंडे नहीं लगाता मैं एक तो, और ये जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है उस पॉइंट को काउंट नहीं करते, दैट मीन्स यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा और उधर यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा, इन दोनों पॉइंट्स पे 0 हो रहा है और वहां से वो डंडा भी हटा देता। ये सारे काम करते हैं अगर वो स्ट्रिक्टली वर्ड। एक बार आंसर देखो, पीछे आंसर देखिए। इस क्वेश्चन के आंसर में भी शायद कंट्रोवर्सी थी, लास्ट ईयर भी आई थी ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में। आ जाइए। अच्छा पहले आप जाके देखते हो सब सेफ है या नहीं, फिर उसको बुलाते हो। कृतिका कहती है पहले देख के फिर आऊंगी मैं। हाँ जी बोलो। कुछ तो बोलो, क्या गिवन है? जीरो ग्रेटर देन या लेस देन आगे। हाँ इसमें तो क्या है, इंक्रीजिंग है ना, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि इसमें इंक्रीजिंग है, पर इसमें गलती है पीछे, इसमें डंडे भी लगेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग का है। उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता तो मैं डंडे नहीं आता था, है ना। ये गलती है पीछे, लास्ट ईयर भी आई थी। और उसके अलावा ये दे रखा होगा 3π/2 लेस देन x लेस देन 2π, इन दोनों में तो क्या रखा होगा, इंक्रीजिंग, है ना। और डिक्रीजिंग क्या रखा होगा उसने, π/2 लेस देन x लेस देन 3π/2। सही है। बस दिक्कत ये है जो मैच नहीं हुई है चीज, वो ये नहीं हुई है कि यहाँ पे इन्होंने ये चीज नहीं लगाई, अपन इंटरवल फॉर्म में लिखा है, उन्होंने ऐसे लिखा है, तो करेक्ट है हमारा आंसर। ठीक है ना? ठीक है जी, कोई डाउट? क्लास 12 बोलिए। कनिष्का, तनीषा, नो सर। प्रियांशी? नो सर। तो नो सर। इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप होमवर्क मार्क करो, कल होना चाहिए वो। ठीक है यस ना सर। बच्चों? अल्टीमेटली आपको करना है और आप ही करोगे तभी कुछ फायदा होगा, सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी है, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है इसमें तो, और ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही है सारा, इंक्रीजिंग बताना है और डिक्रीजिंग बताना है। इसमें बस x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट शामिल नहीं करोगे, है ना, क्योंकि वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं। तो 7th वाला क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो, बाकी कल देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड